नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम सितंबर माह के सभी करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सूचकांक, खेल दिवस, ये सारे मुद्दे शामिल करेंगे। यदि कोई सूचकांक आया है, हम वो भी बात करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे। यदि कोई नई योजना आ रही है, उन पर भी बात करेंगे। यानी यह करंट अफेयर पूरा सितंबर माह के मुख्य मुख्य घटनाओं के लिए है, जो आपकी यूपीएससी से लगा के सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं अपना सितंबर माह का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है हमारा, इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। उसके पीछे जो भूमिका है उसको हम पूरा एक साथ में पढ़ लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सितंबर 2025 में भारत सरकार ने विकसित भारत बुल्डाथन 2025 किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। विकसित भारत बुल्डाथन 2025 यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें है क्या? यह 23 सितंबर, सबसे पहले ये देखते हैं कि यह कब लॉन्च किया गया। 23 सितंबर 2025 को क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की नवाचार क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा, पहली चीज है, और छात्रों की नवाचार क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? विकसित भारत 2047 की दृष्टि को आगे ले जाना है। यानी विकसित भारत जो 2047 वाला चल रहा है, जिस पर हमने आपको निबंध भी कराया था, @2047, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। स्कूल और कॉलेज दोनों स्तर पर बच्चों को जोड़ा जाएगा, ताकि तकनीकी और सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा प्रतिभाओं को आगे लाती हैं और स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को भी मजबूती मिलती है। इसमें हमें एक चीज़ इसमें ध्यान और देने वाली है कि इसमें जो है स्कूल और कॉलेज दोनों जगह के बच्चे शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल शुरू की गई है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसने शुरू किया था? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न हमारा है, सितंबर 2025 में भारत को आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की किस श्रेणी में पुनः चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल की किस श्रेणी में पुनः चुना गया है? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर 4? तो इसमें चुना गया है पार्ट 2 में। ये है क्या? इसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। सितंबर 2025 में क्या होता है? भारत को इसकी काउंसिल सेकंड में पुनः निर्वाचित किया जाता है। सेकंड में उन देशों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की आपूर्ति या मार्ग नेटवर्क में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेन चीज़ उन देशों के लिए है कि जो उड्डयन की आपूर्ति करें या मार्ग नेटवर्क में योगदान दें। भारत की मजबूत एविएशन इंडस्ट्री जो है, तेजी से बढ़ते एयर ट्रैफिक और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसे इस श्रेणी में जगह दिलाई है। यानी इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा एयर ट्रैफिक भी ठीक होना चाहिए और हमारा ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी ठीक होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखने के बाद इसको भारत को सेकंड श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2025 में कोलकाता में हुई भीषण बारिश और क्लाउड बर्स्ट से कितनी मौतें हुई हैं? तो यह 12 मौतें हुई हैं। इसके पीछे का हमें लॉजिक देखना है कि यह क्या था, कैसे हुआ था। होता क्या है, सितंबर में अचानक क्लाउड बर्स्ट और यह मूसलाधार बारिश होने लगती है। मूसलाधार बारिश होने लगती है, ये चीज़ इसको बोलते हैं। तो जब ये बारिश होती है तो एकदम से जो जन सामान्य है वह अस्त व्यस्त होने लगता है। कई इलाकों में जलभराव हो जाता है, बिजली कटौती होती है और यातायात बिल्कुल तरीके से अवरुद्ध हो जाता है।
तो रिपोर्ट के अनुसार से इसमें 21 लोगों की मृत्यु होती है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता की ओर इशारा करती है। जो हम आपको अब तक जलवायु परिवर्तन के चाहे निबंध पढ़ाए हों या उससे संबंधित और चीज़ें पढ़ाए हों, तो यहीं पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, अचानक होने वाली जो अतिवृष्टि का खतरा है बढ़ गया है। शहरी योजना, ड्रेनेज सिस्टम और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता इसमें जो है स्पष्ट होती है। भाई देखो, जो शहर बसे हैं तो उनमें इतना पानी जाएगा, इसके लिए तो मान लो ड्रेनेज बना दिया गया। अभी पानी की मात्रा जब अचानक बढ़ जाती है तो उनका ड्रेनेज फेल होने लगता है और वही पानी फिर बस्तियों में भरने लगता है, इलाकों में भरने लगता है और बस्तियों में भरा पानी जो है बाढ़ का रूप ले लेता है, जो अचानक नहीं निकल पाता और कहीं न कहीं से एरिया में समस्या आ जाती है। अगला प्रश्न क्या है? 28 सितंबर 2025 को एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया था? तो यह कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से। कब होता है ये? 28 सितंबर 25 को। एशिया कप जो है T20 फाइनल में किस प्रकार का था ये? T20 था। T20 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। यह मुकाबला हुआ कहाँ था? यूएई में हुआ गया था। यूएई में यह खेला गया था। दोनों टीमों के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिला था इसमें। और इसमें पहले बल्लेबाजी किसने की थी? पाकिस्तान ने। प्रतिस्पर्धी स्कोर इसने बना लिया और भारतीय बल्लेबाजों ने जो है संयम से आक्रामकता दिखाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। और इस जीत ने क्या किया, फिर भारत ने एक बार फिर से एशियाई क्रिकेट में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। और ख़ास बात इसमें यह रही थी कि भारतीय गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में दबाव बनाया और बल्लेबाजों ने जो है शांत दिमाग से मैच यह जीता था। तो कौन सा था? T20 कहाँ हुआ? यूएई में। कितने विकेट का रहा? 5 विकेट। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2025 को दिल्ली में कुट्टू आटे से बनी वस्तुओं के सेवन से लगभग कितने लोग प्रभावित हुए? तो यह संख्या 200 थी। हमें मुख्य रूप से समझना है यह दिल्ली में कुट्टू आटे का मुद्दा क्या था। तो नवरात्र के दौरान क्या होता है, उपवास करने वाले लोग कुट्टू आटे का सेवन करते हैं। 23 सितंबर को लगभग 200 लोग जो है एकदम से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। जांच में क्या आता है कि कुछ दुकानों पर जो कुट्टू आटा बिक रहा है यह दूषित था। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा नियमों और निरीक्षण प्रणाली पर फिर से सवाल उठाए थे। सरकार ने क्या किया, तुरंत दुकानों के नमूने जो है जब्त कर लिए, लेकिन यह जो है बहुत बड़ी एक लापरवाही यहाँ पर दिखी थी। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप लोग खाने पीने से पहले ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्रत में कुट्टू का आटा खाना है तो कुछ भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए आप खा लेंगे। थोड़ा उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में एक राजनीतिक रैली में भगदड़ से कितनी मौतें होती हैं? तो यह संख्या थी 41। हमें मुख्य रूप से समझना है कि करूर जिले में जो रैली हुई थी उसके पीछे उद्देश्य क्या था। करूर कहाँ का? करूर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या होता है, 27 सितंबर 2025 को एक भीड़ इकट्ठा होती है। सुरक्षा इंतजाम उस समय पर्याप्त नहीं थे और भीड़ के असंतुलित हो जाने से भगदड़ मच जाती है। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ घायल होते हैं। इसमें जो समस्या देखने को मिलती है वह क्या है? भीड़ प्रबंधन की। यानी जो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का इंतजाम किया था वह बेहतर तरीके से नहीं किया था। तो कितने लोगों की मृत्यु होती है? 41 लोगों की। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 का एशिया क्रिकेट किस प्रारूप में हुआ था? एशिया कप क्रिकेट जो है किस प्रारूप में हुआ था? टेस्ट में हुआ था, ओडीआई में हुआ था, T20 में हुआ था, या तो सुपर लीग में हुआ था? तो यह T20 था। T20 का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप था, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप था। क्या होता है कि इसी साल, अच्छा एक फिर से होना है आपका अक्टूबर नवंबर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। ठीक है। और यह टूर्नामेंट जो खेला गया था ये T20 में खेला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप होना कब है, तो अक्टूबर नवंबर में ही होने के चांस हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया था? ये किया था इन्होंने सलामिस में। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह पहला है।
18 सितंबर को होता है, डेट भी ध्यान रखेंगे, 18 सितंबर 2025 को किसके बीच में होता है? भारत और ग्रीस के बीच में होता है। यह किस प्रकार का है? नौसेना है। और क्या है? पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ पर होता है? सलामिस में, सलामिस नवर बेस एक्सरसाइज। यह अभ्यास ग्रीस के सलामिस नेवल बेस पर हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी, इसको बढ़ाना था। भारत के लिए यह यूरोपियन क्षेत्र में सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का कदम है। इससे भारत और ग्रीस के रक्षा संबंध मजबूत होंगे। देखो, इसको इसलिए भी पढ़ लेना क्योंकि ग्रीस के साथ ही हमारी पहली एक्सरसाइज थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत सरकार ने कितने निगरानी उपग्रह यानी सर्विलांस सैटेलाइट्स लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ है हमारे 52। ये भी महत्वपूर्ण है। सितंबर में सरकार ने क्या किया? 27,000 करोड़ रुपए से की परियोजना को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत 52 सर्विलांस सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करेगा भारत। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सीमा सुरक्षा, तटीय निगरानी और अंतरिक्ष से इंटेलिजेंस एकत्र करना होगा। इससे भारत की सामरिक और रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। यह निर्णय बताता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है प्राथमिकता दे रहा है। यह हमारे लिए करंट की वजह से, करंट की उसमें भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी इस पर हमसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच हुए एमओयू का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? यानी यह एक समझौता मान सकते हैं, समझौता है, एग्रीमेंट है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य पारंपरिक नौका निर्माण। कैसे होता है? तो सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया? स्टिच्ड शिप प्रोजेक्ट INSV कौंडिन्य पर इन्होंने साइन किया है समझौते पर। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारतीय समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करना। इसमें बिना लोहे की कीलों के केवल रस्सियों एवं लकड़ी से नाव बनाई जाती है। यह इसकी मुख्य बात है। बिना कील के कैसे बनाएंगे? रस्सी से और लकड़ी से नाव बनाएंगे। इसमें फिर क्या होता है? भारतीय नौसेना इस नाव को प्रयोगात्मक रूप में समुद्र में उतारेगी। इससे पता चलता है कि भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को तकनीकी नवाचार और नौसेना से जोड़ना चाहता है। भाई, पहले बहुत ज़्यादा इंतजाम तो थे नहीं जो नाव बनाई जाती, तो भारत ने क्या किया कि जो पहले नावें जैसे बनती थी उसी प्रकार से नाव बनाने का निर्णय लिया है और उसको समुद्र में उतारेगी। उसमें थोड़ी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करेगी जिससे नाव अच्छे से चलती रहे और अपनी जो पुरानी धरोहर थी उसको भी समेटा जा सके। तो किसने किया है? पारंपरिक नौका निर्माण में रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने किस विषय पर वैश्विक प्रस्ताव रखा? अंतरिक्ष हथियार नियंत्रण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्कटिक संरक्षण या साइबर आतंकवाद निरोधक समझौता। तो यह किस पर रखा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसमें क्या होता है? सितंबर में ही यूएनजीए मतलब क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। भारत ने क्या किया? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं DPI, इसको बोलते हैं, को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इसमें UPI, आधार आधारित पहचान प्रणाली और ओपन नेटवर्क जैसे उदाहरण शामिल किए गए। भारत ने कहा कि डिजिटल समावेशन, वित्तीय पारदर्शिता और गवर्नेंस के लिए DPI एक मॉडल बन चुका है। यह पहल कहाँ से हुई? दिल्ली, जो G20 हुआ था दिल्ली में 2023 वाला, वहाँ इसकी घोषणा की गई थी और भारत की कोशिश है कि इस क्षेत्र में अपने को सशक्त बनाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस विषय पर वैश्विक पहल का प्रस्ताव रखा गया है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस देश ने पहली बार क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया?
तो यह किसने किया है? भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर यूरोपीय संघ ने? तो यह अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने विश्व का पहला पूर्ण कार्यात्मक यानी क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित क्वांटम को सक्षम बनाना है, यानी क्वांटम संचार जो है वह अच्छे तरीके से चलना शुरू हो। पारंपरिक इंटरनेट की तुलना में क्वांटम इंटरनेट को हैक करना लगभग असंभव रहेगा। यानी इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि आपकी हैकिंग नहीं हो सकेगी, ऐसा कहा गया है। यह रक्षा, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। भारत और यूरोपीय संघ भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, जबकि चीन ने 2017 में मिसियस नामक क्वांटम प्रयोगात्मक उपग्रह भेजा था। चीन का कौन सा था? मिसियस। ये भी हमें ध्यान रखना है। अमेरिका का यह कदम जो है भविष्य की साइबर सुरक्षा व्यवस्था में एक नया आयाम देगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत ने किस नए मिशन की घोषणा की जिसे अग्निपथ 2 कहा गया है? अग्निपथ 2 कहा गया है। तो यह रक्षा उत्पादन आत्मनिर्भरता योजना, अंतरिक्ष रक्षा सहयोग मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध तैयारी, युवाओं का भर्ती सुधार। तो यह क्या है? युवाओं का भर्ती सुधार। अग्निपथ 2, अग्निपथ 2 युवाओं का भर्ती सुधार होगा। ये आपको मिसाइल से नहीं जोड़ देना है। क्या होता है कि सितंबर 2025 में ही भारत सरकार ने अग्निपथ 2 योजना की घोषणा की। यह पहले की भर्ती योजना का संशोधित संस्करण है। इसमें सेवा अवधि क्या किया गया है? 4 से बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। पहले 4 वर्ष था। तथा रिटायर होने वाले सैनिकों को अधिक आर्थिक और शैक्षिक लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? युवा वर्ग को सैन्य अनुभव के साथ साथ रोजगार और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। पिछली योजना पर आए विरोध को देखते हुए इसमें सुधार किया गया है ताकि स्थिरता बनी रहे। अब जो है इसमें 2-3 चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। पहले ये था कि भाई 4 साल आप सेवा करोगे फिर निकाल दिए जाओगे, फिर आपको ज़रूरत फिर सेना में नहीं रहेगी। अब क्या है कि आपको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और आपको 7 साल की नौकरी भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था हवाना में। हवाना कहाँ है? क्यूबा में। क्यूबा। G77+ चीन का शिखर सम्मेलन जो है हवाना में आयोजित होता है। इसमें विकासशील देशों ने वैश्विक वित्तीय संसाधनों में सुधार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग रखी थी। भारत ने ग्लोबल साउथ की एकजुटता पर बल दिया था। ये वर्ड आपको थोड़ा समझना रहेगा, ग्लोबल साउथ। इस पर निबंध पूछा जा सकता है। यह समूह वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों का सबसे बड़ा गठबंधन है। इसमें 130 से अधिक देश जो है शामिल हैं। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज प्रस्तुत करता है। इस बार का सम्मेलन जलवायु, वित्त और ऋण संकट खतरों जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। तो यह कहाँ होता है? हवाना में होता है। हवाना कहाँ है? क्यूबा में। मुख्य इसमें भाग क्या मिला? साउथ, ग्लोबल साउथ पर भारत ने जोर दिया। 130 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ओशन सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने की सहमति दी है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशल्स या फिर फ्रांस? यह सहमति दी गई है इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा रहेगा? हिंद महासागर का क्षेत्र रहने वाला है, में ओशन सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने पर समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना और इस ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाना है। यह सागर नीति का हिस्सा है। जो हमारी सागर नीति पहले से चल रही है उसका यह हिस्सा बना हुआ है। भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का जलद मरुमध्य से उसकी 60% से अधिक व्यापारिक जहाजरानी होती है। यह सहयोग जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत करेगा। तो कौन सा जल डगमगरू मध्य है? तो मलक्का।
यह आपको पढ़ना रहेगा। जल, एक तो ये बहुत कठिन शब्द होता है, ये इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है। जल डमरू मध्य, ये ध्यान रखना, नाम इसका ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2025, अब आ गया मुख्य बात। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 58। कब जारी होता है? सितंबर 2025 में, नया वाला है ये। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 58 रैंक मिला है। पिछले साल यह कितना था? 65 था। तो इस बार भारत ने क्या किया भाई? प्रगति किया है। रिपोर्ट में भारत की उपलब्धि, पोषण योजनाओं, जन वितरण प्रणाली और कृषि उत्पादन को मान्यता दी गई। हालांकि जलवायु परिवर्तन, जल की कमी और सप्लाई चेन की चुनौतियां अभी भी प्रमुख बाधाएं हैं। तो इसमें क्या है? भारत का लक्ष्य है 2030 तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा में शीर्ष 40 देशों में शामिल होने का उद्देश्य है। लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। कितना होता है पता नहीं, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी कितना है? 58 पहुंचा है, भारत चाह रहा है 40 के अंदर आने को। सितंबर 2025 में आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक में कौन सी नई पहल शुरू की गई? तो ये कौन सी है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, या सोलर मिनी ग्रिड नेटवर्क, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कृषि सौर सिंचाई परियोजना। तो यह है भैया बीच वाली, बी वाली, सोलर मिनी ग्रिड नेटवर्क। इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है? गुड़गांव में, गुरुग्राम में है इसका हेड ऑफिस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2025 की बैठक में क्या होता है? सोलर मिनी ग्रिड नेटवर्क की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य है छोटे द्वीपीय देशों में और ग्रामीण क्षेत्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। भारत और फ्रांस ने मिलकर यह परियोजना शुरू की थी। भारत और फ्रांस, इन दो लोगों ने इसको शुरू किया था। इससे ऊर्जा पहुंच में सुधार होगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। आईएसए की स्थापना 2015 में होती है और वर्तमान में इसके 110 से अधिक सदस्य हैं। 110 सदस्य हैं और इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में। यह हमें ध्यान रखना है। स्थापना कई बार हमसे पूछ ली जाती है कि किस साल में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक ठाक प्रश्न ही इसमें कराए जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा जिससे कि आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाए। ब्रिक्स बैंक ने सितंबर 2025 में किस परियोजना को सबसे बड़ी फंडिंग दी? किसको दी थी भाई? अफ्रीका में हाई स्पीड रेल, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन हब, ब्राज़ील में डिजिटल कनेक्टिविटी, रूस में आर्कटिक एनर्जी प्रोजेक्ट। तो यह दिया था भारत का ग्रीन हाइड्रोजन हब। एनडीबी जो है, एनडीबी तो आप लोग जानते होंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, 2025 में भारत के ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट को $2 बिलियन की फंडिंग दी है। यह भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है क्योंकि यह शून्य कार्बन उत्सर्जित करता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। लक्ष्य देख लेते हैं एक बार, 2030 तक कितना है? 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। यह निवेश जो है एक भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ भी है, मतलब एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। विश्व बैंक ने 2025 की रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च आय वाला देश, निम्न आय वाला देश, निम्न मध्य आय वाला देश, या फिर उच्च मध्य आय वाला देश? तो भारत को किस में रखा गया है? उच्च मध्य आय वाला देश। सितंबर में जो एक रिपोर्ट आती है, इसमें भारत को अपर मिडिल इनकम कंट्री में रखा गया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है अब 54,500 तक पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति आपकी भी होगी, पहुंच चुकी है। यह बड़ा बदलाव है क्योंकि दशकों तक लोअर मिडिल इनकम श्रेणी में भारत था। पहले किस में था? लोअर मिडिल में था, इसमें था, अब इसमें आ गया है। और इसका श्रेय क्या है? निर्यात वृद्धि योजनाओं में विस्तार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को दिया गया है। मतलब अभी इनकम इतनी आपकी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट अडाप्टेशन फंड 2025 में भारत को कितनी राशि आवंटित की गई? ए 500 मिलियन,
750 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 1.5 बिलियन। तो यह 1 बिलियन की राशि आपको मिली है। इसमें यह राशि जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित राज्यों में कृषि, जल प्रबंधन और आपदा तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। खासकर यह क्या है, बिहार, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र को इसमें प्राथमिकता दी गई है। भारत को यह फंड उसकी सक्रिय जलवायु नीतियों और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की वजह से मिला है। तो कितनी मिली है हमें? 1 बिलियन की मिल गई है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ बाढ़ वगैरह आई है वहाँ आप इसको खर्च कर सकते हो। क्यों दिया गया है? क्योंकि हम सक्रिय रहते हैं जलवायु परिवर्तन को लेके। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रयान 4 मिशन जो है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? चंद्रमा पर मानव मिशन, चंद्रमा से नमूना वापसी यानी सैंपल लाना, चंद्रमा से दक्षिणी ध्रुव का मानचित्रण करना, या चंद्रमा पर रेडियो टेलीस्कोप स्थापना करना। तो इसका बी वाला हो जाएगा। क्यों किया गया है? इसरो ने, किसने किया सबसे पहले यही जानो। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना, नमूने लाना। तो इसमें क्या है, अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही इस क्षमता को रखते थे। अब से पहले कौन कौन से थे? अमेरिका, रूस और चीन। अब हो गया है भारत भी इसमें। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या रहने वाला है? मानव मिशन के लिए आधार तैयार करेगा और भारत को स्पेस के क्षेत्र में और नई नई ऊंचाइयां मिलेगी। चूंकि जब यहाँ से सैंपल आने लगेगा तो अब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा कि वहाँ पृथ्वी या जीवन कैसा है। सितंबर 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क को मंजूरी दी? IMF ने, OECD ने, WTO ने या फिर UNDP ने? तो यह किसने किया है भाई? यह किया है OECD ने। OECD ने क्या किया? ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत क्या होगा? डिजिटल कंपनियों को उनके कारोबार वाले देशों में टैक्स देना होगा, न कि सिर्फ मुख्यालय वाले देशों में। यानी जहाँ जहाँ कारोबार होता है वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। भारत लंबे समय से इस पर जोर दे रहा था, लेकिन क्योंकि होता क्या है, देखो गूगल है, अमेजन है, फेसबुक है, ये सब कंपनियां भारत में बड़ा मार्केट बना के रखी हैं। लेकिन टैक्स लाभ किसको मिलता था? विदेशों को मिलता था, जहां इसका हेड ऑफिस होता था। तो इससे अपना राजस्व कम होता था। अब क्या किया गया है कि भाई आप यहाँ अगर आपका ऑफिस है तो आप यहाँ भी हमें टैक्स दीजिएगा, यानी अपना रिवेन्यू बढ़ेगा। अगला प्रश्न क्या है? सितंबर 2025 में आयोजित यूएन क्लाइमेट समिट की मेजबानी किस देश ने की? जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? तो यह किया था दक्षिण अफ्रीका ने। भारत ने यूएन क्लाइमेट समिट जो है इसका 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में, यानी जोहान्सबर्ग में होता है। इसका मुख्य एजेंडा क्या था? क्लाइमेट जस्टिस एंड ग्रीन फाइनेंस। एजेंडा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट जस्टिस एंड ग्रीन फाइनेंस, ये इसका एजेंडा था। सम्मेलन में विकसित देशों पर दबाव डाला गया कि वे विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय तकनीकी सहयोग दें। भारत ने इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा के अपने मॉडल प्रस्तुत किए। और अफ्रीका की मेजबानी इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि यह महाद्वीप जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो मेजबानी किस देश ने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका शांति मिशन 2025 में भारत ने कितने सैनिक भेजे? 2500, 3000, 3500 या फिर 4000? इसमें भेजे गए थे 2500। भारत ने क्या किया? अफ्रीका शांति मिशन के लिए 2500 सैनिक भेजने का फैसला किया। यह मिशन जो है संयुक्त राष्ट्र की देख रेख में चला था। संयुक्त राष्ट्र की देख रेख में यह मिशन चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से कांगो और सूडान में हिंसा को नियंत्रित करना शामिल है। भारत लंबे समय से यूएन पीस कीपिंग मिशन में बहुत बड़ा जो है योगदान करता रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अफ्रीका देशों में स्थिरता लाना, वैश्विक ऊर्जा और खनिज आपूर्ति के लिए भी यह जरूरी है। तो कितने सैनिक भेजे गए? 2500। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का समझौता किया? जापान, ताइवान, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया? तो यह भारत ने किया है ताइवान के साथ। भारत और ताइवान
भारत प्लस ताइवान ने सितंबर 2025 में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, मतलब सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन समझौता पर दस्तखत किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में चिप उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। क्या उद्देश्य है इसका? चिप उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा भारत में। भारत में क्या होगा? गुजरात और तमिलनाडु में बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। यह समझौता चीन पर निर्भरता को कम करेगा और भारत को चिप हब बनने की दिशा में बड़ा कदम है। कहाँ कहाँ प्लांट लग रहे हैं पूछा जा सकता है, गुजरात में और तमिलनाडु में। जब अपने ये चिप प्लांट होंगे, चिप प्लांट जब अपना चिप प्लांट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी चीन पर आत्मनिर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या स्थिति रही? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो भारत की स्थिति क्या रहती है इसमें? 101वें स्थान पर। पिछली रिपोर्ट में भारत की तुलना में सुधार हुआ है। देखो, कुपोषण दर में कमी, महिला शिशु पोषण योजनाओं की सफलता को इस रिपोर्ट में मान्यता दी गई है। भारत ने एक लक्ष्य रखा है 2030 तक, लक्ष्य जरूर याद रखिएगा, जीरो हंगर, यानी भूखमरी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अभी फिलहाल हम 101वें नंबर पर हैं और अगले 5 साल में हम बिल्कुल भूखमरी से बाहर आ जाएंगे, ऐसा भारत का कहना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस देश ने एआई रेगुलेशन एक्ट लागू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एआई से संबंधित जो प्रश्न है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो भारत, यूरोपीय संघ, जापान या फिर अमेरिका? इसको अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने क्या किया? एआई रेगुलेशन एक्ट लागू किया। इसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग को रोकना और नैतिक मानकों को स्थापित करना। इसमें डाटा प्राइवेसी, रोजगार सुरक्षा, एल्यूमिनियम पारदर्शिता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। भारत और यूरोप पहले ही एआई नैतिक ढांचे पर जो है चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा असर है। इसमें क्या होगा कि जो डाटा की चोरी हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें उस चीज़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइपरलूप कॉरिडोर कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई पुणे, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली जयपुर, अहमदाबाद सूरत? तो यह लॉन्च किया गया मुंबई पुणे में। पहली चीज़ है, पहला है हाइपरलूप है। कहाँ शुरू किया गया? मुंबई पुणे में। यह परियोजना भारत सरकार और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साझे में बनी है। हाइपरलूप तकनीक में वैक्यूम ट्यूब के अंदर पॉड्स को उच्च गति, यानी गति लगभग कितनी होगी? 1000 किलोमीटर पर आवर पर चलाया जाता है। इसमें मुंबई पुणे की दूरी 3 घंटे से घटकर मात्र 25 मिनट रह गई है। जहाँ हमें पहुँचने में 3 घंटे लगते थे, वहाँ 25 मिनट लगेंगे। तो परिवहन के क्षेत्र में भाई कदम है, क्रांतिकारी है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कहाँ चलाया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ आर्कटिक रिसर्च कोलैबोरेशन की शुरुआत की? रूस, नॉर्वे, कनाडा या फिर अमेरिका? तो यह इसने किया है भारत ने कनाडा के साथ। तो भारत और कनाडा में सितंबर में ही ये शुरुआत की गई आर्कटिक रिसर्च कोलैबोरेशन की। इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और समुद्री जैव विविधता पर संयुक्त अध्ययन करना। पहले भारत जो है हिमाद्री रिसर्च चल रहा है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। ये कहाँ का था? नॉर्वे का था, चला रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से वैश्विक समुद्री मार्ग जो हैं और ऊर्जा संसाधनों पर असर पड़ रहा है। इस साझेदारी से भारत को जो है ध्रुवीय अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण में नई तकनीकी सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2025 में भारत सरकार ने नेशनल बायो कंप्यूटिंग मिशन क्यों शुरू किया? डीएनए आधारित कंप्यूटर विकसित करने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, या तो क्लाउड टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण हेतु? तो यह क्यों किया गया था? डीएनए आधारित कंप्यूटर विकसित करने के लिए। इसमें क्या होता है? नेशनल बायो कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया जाता है। इसका लक्ष्य है डीएनए और जैविक अणुओं पर आधारित नई कंप्यूटिंग प्रणाली विकसित करना। यह पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंप्यूटरों से अधिक ऊर्जा कुशल और तेज होगी। मेडिकल रिसर्च, ड्रग डिजाइन और बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग क्रांतिकारी होगा।
तो यह भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? डीएनए आधारित कंप्यूटर विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कार्बन न्यूट्रल स्टेट घोषित हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यह हुआ है सिक्किम। कब हुआ है? सितंबर 2025 में। और यह पहला राज्य है। इसमें क्या है, राज्य ने अक्षय ऊर्जा, जैविक खेती और वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सिक्किम पहले से ही पूर्ण जैविक ऊर्जा यानी जैविक कृषि वाला राज्य रहा है। अब राज्य ने वाहनों में ईवी बढ़ाकर ग्रीन बिल्डिंग को अनिवार्य करके कार्बन उत्सर्जन को संतुलित कर लिया है। तो इसलिए यह इसको भैया अवार्ड दिया गया है कार्बन नेचुरल स्टेट, जो कि हमारी परीक्षा में जरूर जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये समझो। अगला प्रश्न है, G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट यानी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह कहाँ हुई? भारत, जापान, जर्मनी या ब्राज़ील? तो यह ब्राज़ील में हुई है। इकोनॉमी मंत्रियों की, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के मंत्रियों की बैठक है ये। इसमें डेटा गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। भारत ने अपने यूपीआई और ओएनडीसी मॉडल को साझा किया, जिसे अन्य देशों ने सहारा सहारा मतलब कहा कि ठीक है और जगह भी अप्लाई किया जा सकता है, और भारत की तारीफ हुई। और वह 2025 का G20 का अध्यक्ष भी रहा है। कौन? ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, इसमें भारत का क्या रैंक रहता है? 38 रहता है। कौन जारी करता है इसको? वीपो। वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो है 38वां स्थान रहता है। पिछले साल भारत कितने पर था? 40 पर था, पहले 40 पर था। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत लोअर मिडिल इनकम देशों में शीर्ष नवाचार प्रदर्शन करता है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका और दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहे हैं। भारत रैंकिंग की नवाचार क्षमता को दर्शाता है। तो स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। अभी भारत की रैंक कितनी है? 38 है, पहले कितनी थी? 40 थी। सितंबर 2025 में किस देश ने डिजिटल रूपी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग करने की अनुमति दी है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर सिंगापुर? तो यह श्रीलंका है। श्रीलंका ने भारत की डिजिटल रुपया को अपने व्यापारिक लेन देन में स्वीकार कर लिया है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। किसने किया है? श्रीलंका ने। यह पहली बार हुआ है कि किसी देश ने भारतीय डिजिटल करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए मान्यता दी है। इससे भारत श्रीलंका के बीच व्यापार तो आसान होगा ही होगा, और जो डॉलर की निर्भरता है वह घटेगी। तो श्रीलंका ने किया है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस देश ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI ट्रीटी पर चर्चा शुरू की है? G7, OECD, संयुक्त राष्ट्र या फिर यूरोपीय संघ? तो यह संयुक्त राष्ट्र ने किया है। इसमें किया क्या कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ट्रीटी पर चर्चा शुरू की। AGI को भविष्य में मानव बुद्धि के बराबर और खतरनाक जैसे क्षमता मानी जाती है। इसमें जो है AI वैश्विक नियमन की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जाएगी। यानी इसके जो पहलू होते हैं ना कि डाटा इससे न चोरी हो जाए। जैसे आप लोगों ने एक बहुत नॉर्मल सी बात सुनी होगी कि लोगों ने साड़ी वाली फ़ोटो बनाई थी, आपने देखा होगा। तो कहा जाता है कि AI ने उनका सबका जो फेस कैप्चर है या उनका सबका जो डाटा है उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब वो डाटा रिकॉर्ड हो चुका है, अब उसको कभी भी मिसयूज़ किया जा सकता है। इसलिए यह ट्रीटी एक बनाई गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कि उसके कार्यान्वयन पर भी नज़र रखी जाए। सितंबर 2025 में भारत ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी 2.0 क्यों शुरू की? मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, समुद्री खनिज और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, नौवहन व्यापार बढ़ाने के लिए, पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए? तो किसने किया? समुद्री खनिज और नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए। भारत ने क्या किया? सितंबर 2025 में ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी 2.0 लॉन्च की। इसका लक्ष्य समुद्री खनिज, अपतटीय पवन ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना रहेगा। यानी समुद्र से जो हमारी इनकम होती है उसको हम खनिज वगैरह के मामले में भी अब आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए शुरू की गई है खनिज नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है,
सितंबर 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष 50 में शामिल हुआ? इम्पोर्टेंट है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईएम अहमदाबाद। तो इसमें बेंगलोर वाला शामिल हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2025 में आईआईएससी बेंगलुरु को शीर्ष 50 में स्थान लिया। यह पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय संस्थान ने यह चीज़ हासिल की है। आईआईएससी ने रिसर्च, क्वालिटी, इनोवेशन और इंडस्ट्री पार्टनरशिप में उच्च स्कोर पाया है। और इसके अलावा और क्या रहा है, भारत की वैश्विक शिक्षा की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली को भी 150 में जगह दी गई है। इन दोनों की जो जगह मिली वो 150 में है और इसकी जो जगह है वह 50 में है। ये आप ध्यान रखिएगा। सितंबर 2025 में सोलर पावर कंट्री इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति रही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसमें दूसरा था। हाँ, भारत सितंबर 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। चीन जो है वह पहले पर है। अब भारत की सौर क्षमता कितनी हो गई है? 210 गीगावाट तक पहुंच गई है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। तो इसमें दो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, एक है राष्ट्रीय सौर मिशन और पीएम कुसुम योजना। इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2025 में किस भारतीय को यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज से सम्मानित किया गया? हर्षमंदर, मेधा पाटकर, वंदना शिवा या कैलाश सत्यार्थी? ये वंदना शिवा को किया गया है। पर्यावरणविद और खाद्य सुरक्षा कार्यकर्ता वंदना शिवा को सितंबर 2025 में यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और किसानों के अधिकारों के लिए उनके लंबे संघर्ष के लिए दिया गया। यह सम्मान पुरस्कार जो है हर 5 साल पे दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह किसको मिला है? वंदना शिवा को मिला है, पर्यावरणविद थी। इंडिया अफ्रीका समिट 2025 की मेजबानी कहाँ होती है? नैरोबी, नई दिल्ली, अबुजा या फिर केप टाउन? यह नई दिल्ली में होती है। इंडिया अफ्रीका समिट 2025, इसमें 40 से अधिक देश जो हैं अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था। भारत ने अफ्रीका में स्वास्थ्य, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की घोषणा की। यह सम्मेलन दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने की दिशा में अहम साबित हुआ। भारत ने अफ्रीका को ग्लोबल साउथ का अभिन्न साझेदार बताया है। तो किस कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की? ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट यह किसने किया? भारत, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस? यह ब्रिटेन ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? एआई के बढ़ते उपयोग में सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत ने भी अपनी एआई नीति का प्रस्तुतिकरण किया। ब्रिटेन ने बताया कि एआई का गलत इस्तेमाल साइबर हमलों और फेक न्यूज़ को बढ़ा सकता है। साथ ही एआई को शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध के अवसर के रूप में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। सितंबर 2025 में G20 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली, टोक्यो, रोम या फिर रियाद में? तो ये होती है नई दिल्ली में। G20 देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? नई दिल्ली में। इसमें इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थीम रखी गई थी। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर यह थीम रखी गई थी। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। विकसित और विकासशील देशों के बीच में इसमें तकनीकी अंतर को कम करने के उपाय भी सुझाए गए थे। तो यह बैठक कहाँ आयोजित होती है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहला हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? गुजरात, केरल, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो यह राजस्थान ने शुरू किया है। कहाँ पर शुरू हुआ है? जोधपुर में। राजस्थान में भी यदि पूछे तो कहाँ है? जोधपुर में। पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोधपुर में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन पर कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाना। राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा में अग्रणी है, यह बात हम देखो अभी पहले बताए भी थे। और एक लक्ष्य फिर से हमें मिलता है 2030 तक, क्या है?
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य को मतलब और ज़्यादा मजबूत करने का भारत का उद्देश्य है इसमें। तो कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? जोधपुर में। सितंबर 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया, जिसमें भारत को 101वां स्थान है, 10वां स्थान मिला? तो यह किसने जारी किया है? WHO ने। कौन सा है? डिजिटल हेल्थ है, GHI नहीं है, ये ग्लोबल डिजिटल हेल्थ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2025 में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इंडेक्स जारी किया। इसमें भारत को 10वां स्थान मिलता है। यह इंडेक्स डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीमेडिसिन, इन सब पर जो है आधारित होता है। इसमें WHO ने भारत को डिजिटल सेवाओं में वैश्विक मॉडल बताया है। तो किसने जारी किया? WHO ने। कौन सा रैंक रहा? 10वां। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ नया टाइप का है। GHI तो हम हमेशा पढ़ते थे, और ये हो गया GDHI। 10 नंबर WHO। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भारत कहाँ पर है? 7वां, 5वां, 8वां या फिर चौथा? ये 5 नंबर पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और हीट वेव में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में आता है। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो भाई भारत को बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पर ध्यान देने वाला है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कभी बाढ़ एकदम से पंजाब में आ जाती है, कभी बिहार में आ जाती है, कभी महाराष्ट्र तैरने लगता है। यानी यहाँ पर रिस्क कई प्रदेशों में अलग अलग तरीके से है। तो 5वां स्थान इसमें दिया गया है। किसने देश ने 2030 तक प्लास्टिक फ्री लक्ष्य घोषित किया है? जर्मनी, कनाडा, भारत या जापान? तो यह भारत ने किया है। 2030 का लक्ष्य ये भी बनेगा आपका प्लास्टिक फ्री। तो इसमें भारत सरकार ने क्या कहा? 2030 तक देश को पूर्णतः सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को चरणबद्ध नीति और वैकल्पिक उद्योग प्रोत्साहन योजना दी गई है। तो 2025 में लागू प्लास्टिक प्रतिबंधन नीति हालांकि चल रही है, उसमें और ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। तो किसने किया है? भारत ने। सितंबर 2025 में किस भारतीय बैंक ने, एक प्रश्न यह है, सितंबर 2025 में स्पेस एक्स ने किस परियोजना के तहत 100वां वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण पूरा किया? स्टारलिंक के तहत यह किया है। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक परियोजना के तहत 100वां वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण पूरा किया। यह उपलब्धि सितंबर की है। और स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। यानी ये मान लो 6G या इससे ऊपर भी स्पीड उपलब्ध कराने का काम करने वाला है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस भारतीय बैंक ने पहली बार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC पर आधारित ऋण सेवा शुरू की है? तो यह है SBI। श्रीलंका में जो हमारी चली है मुद्रा रुपया वाली, वो यही है CBDC। भारतीय स्टेट बैंक ने क्या किया? CBDC यानी डिजिटल रुपया पर आधारित ऋण सेवा की शुरुआत की। यह पहल रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा पहल का हिस्सा है। अब ग्राहक सीधे डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ऋण ले और चुका सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? लेन देन में पारदर्शिता बढ़ने वाली है। अगला प्रश्न है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया। इसमें भारत जो है 95 नंबर पर है। और GDHI जो हमने अभी पढ़ा था उसमें भारत 10वें नंबर पर, वह WHO करता है। अब इसको किसने किया है GHI को? तो इसको करेगा IFPRI। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने रिपोर्ट यह जारी किया। इसमें भारत 95 नंबर पर है। और पहले किस नंबर पर था ये भी थोड़ा ध्यान रखो, पहले 1 पर था, अभी 95 नंबर पर भारत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की कुपोषण की स्थिति में जो है थोड़ा सुधार हुआ है, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पोषण योजनाएं, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना और पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन अभी देखो बाल कुपोषण जो है और एनीमिया, ये अभी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। तो भाई इसके बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखो। किस नंबर पर है? 95। पहले किस पर था? 101। किसने जारी किया? IFPRI ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? यह किया था कर्नाटक ने। तो ये पहला है देश का। इसमें क्या होगा कि AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम है। इसमें
बेंगलुरु में यह भी शुरू किया गया है। इसमें रियल टाइम डेटा एनालिसिस, कैमरे और सेंसर का उपयोग किया जाएगा, फिर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। और यदि वहाँ पर यह सफल होता है तो आप ये मानो कि और जगहों पर भी अप्लाई किया जाएगा। अच्छा मॉडल है, इससे काफ़ी ज़्यादा हमें लाभ मिलने वाला है। एक तो वहाँ पर सड़क पर जो हमारे पुलिस के जवान खड़े रहते हैं उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी, इतने जवान नहीं खड़े करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है, यह रियल टाइम अपडेट देता रहेगा, यानी इसका जो सेंसर सिस्टम है या कैमरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य दिन इसमें हुए थे, उन पर थोड़ा हम ध्यान दे लेते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दिन से नहीं मतलब है, डेट और इसके सितंबर के जो है महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। 1 सितंबर को क्या होता है? वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। 2 को क्या होता है? वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 को क्या होता है? टीचर डे। 8 को क्या होता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी हिंदी दिवस जो है। 10 को क्या होता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन, यानी जो लोग खुदकुशी करना सोचते हैं उनको बचाने के लिए। 15 को क्या होता है? इंजीनियर्स डे, इंडिया में मनाया जाता है। 16 को क्या होता है? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी इसी को आप बोलते हो ओजोन दिवस। ठीक है। 17 को क्या होता है? महाराष्ट्र का है ये। और 20 को क्या होता है? वर्ल्ड क्लीन अप डे। 21 को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। ये आपका पड़ेगा 21 सितंबर को। 22 को क्या होता है? वर्ल्ड कार फ्री डे, यानी इस दिन प्रयास ये रहता है कि आज के दिन कोई कार नहीं चलाएगा, एक दिन का पर्यावरण बचेगा। 23 सितंबर क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी जो भाषाओं की जो बहुत सारी भाषाएं हैं ना सांकेतिक, उनका दिवस होता है। 25 को क्या होता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 26 को क्या होता है? वर्ल्ड कंट्रैप्शन डे या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। 27 को क्या होता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। 28 को क्या होता है? वर्ल्ड रेबीज डे, ये भी पूछा जाता है, एक दो बार पूछ लिया गया है। 29 को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। तो यह आपका जो सितंबर माह का करंट अफेयर था वो पूरा होता है। इसमें हमने आपको हर एक चीज़ बताई है, आप इसको एक दो बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। निबंध लेखन की सीरीज चल रही है जो आप जरूर देखिएगा। मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है जो भी आप देख सकते हैं। अपना उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं रखना है, मेंस और इंटरव्यू फिर फाइनल नौकरी यानी सिलेक्शन का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। इसके लिए आपको निबंध और मुख्य परीक्षा की जो प्रैक्टिस है वो भी लगातार करनी है। तो यह क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।